दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस यूपीएससी सीएससी प्री सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री में आए संविधान के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग पैटर्न में रिपीट किए गए हैं, इसीलिए हम इसे देख रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। आप इससे जुड़े रहें, इस वीडियो से जुड़े रहें। और अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, प्रस्ताव में जो न्यूनतम कोटा है वो नहीं आया है कि इतने सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए प्रस्ताव को लाने के लिए, तो अगर वो हमारा कोटा ही नहीं है तो फिर अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सेकंड क्या बोलता है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि किस बात की ब्यौरे देता है, क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। ठीक है, अक्षमता और सिद्ध कदाचार वो दो आधार हैं जिसके आधार पर न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाता है। तो ऐसा कोई अभी तक ब्यौरे नहीं दिए गए हैं जिसमें अक्षमता और सिद्ध कदाचार को डिफाइन किया जाए। ये सिचुएशन देख के जज किया जाता है। जैसे कि मूल ढांचे को भी समय समय पे बताया गया है, वैसे ही अक्षमता और सिद्ध कदाचार को भी जब सिचुएशन उस टाइप से होगा तो फिर न्यायाधीश क्या करेंगे, जज करेंगे। अगला क्या बोलता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। बिल्कुल दिए गए हैं। चौथा है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लाया जाता है, ठीक है, पहले महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लाया जा रहा है, तो विधि द्वारा अपेक्षित यह है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो। ठीक है, उस प्रस्ताव का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समर्थन हो। ठीक है, तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित हो। देखिए, अगर ये लोकसभा में पारित हो रहा है, ठीक है, तो लोकसभा में इसको बहुमत मिलना चाहिए जो उपस्थित और मत देने वालों के सदस्यों के कम से कम 2/3 से समर्थित हो। जैसे अगर हम 545 क्या है, हमारे लोकसभा मेंबर्स है, ठीक है, 545 लोकसभा कैपेसिटी है 545, अभी मेंबर्स हैं 520। ठीक है, तो मान लीजिए 545 है, तो 545 में से कितने 300 प्रेजेंट रहे, तो कम से कम 200 लोगों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, उपस्थित और मतदान देने वाले। 300 उपस्थित हुए, 300 ने मतदान किया, कम से कम 200 सदस्यों का उसमें समर्थन होना चाहिए। अब 200 सदस्यों का भी समर्थन और क्या बोलते हैं 300 में से 200 सदस्यों का, अब टोटल का भी इसको बहुमत मिलना है। ठीक है, तो 300 में से 200 से भी पार होना चाहिए कम से कम। अगर हम 545 का हाफ करें तो ये लगभग आता है 263, 265। ठीक है, तो कम से कम 200 से अधिक सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। 250 से 300 के बीच सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए जो उपस्थित और मत देने वाले कम से कम सदस्यों का 2/3 समर्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 गलत 2 गलत, 4 सही है, 3 और 4 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची मतलब क्या याद आ रहा है आपको 9वीं अनुसूची से, भूमि सुधार कानून या भूमि सुधार कानून। ठीक है, 9वीं अनुसूची बेसिकली ऐसे विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है जिसमें न्यायालयीन हस्तक्षेप न किया जा सके। ये आया था जवाहरलाल नेहरू। 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन। ठीक है, इस टाइम थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के टाइम में ये आया था। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। भारत हाल के समय घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सही जज करना है। ठीक है, भारत में कोयले का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी।
तो हमारा फर्स्ट सही हो गया। सेकंड है कोयला खंडों का आवंटन लॉट के आधार पर होता है। तो लॉट के आधार पर तो नहीं होता है, टेंडर्स निकाले जाते हैं, प्रॉपर टेंडर निकलता है जिसमें कंपनियां टेंडर भरती हैं, ठीक है। जिसका टेंडर में जो सबसे ज़्यादा मतलब अपना भरते हैं, कोट करते हैं, उसको क्या मिलता है, कोयले के खंडों का आवंटन किया जाता है। भारत हाल के समय घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले की आयात करता था, मतलब पिछले समय, और अब कोयले उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कोयला उत्पादन भारत में अच्छे खासे मात्रा में होता है, लेकिन आत्मनिर्भर अभी तक नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 1। देखते हैं कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार के अंतर्गत 2 चरणों में किया गया था। कोयला खंडों का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाता है। नीलामी मतलब वही टेंडर सिस्टम, नीलामी के आधार पर किया जाता है, जिसमें सब अपना अपना कोटेशन कोट करके भेजते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा कोट किया रहता है उसे क्या कर दिया जाता है, कोयले खंडों का आवंटन कर दिया जाता है। कोयला क्षेत्र भारत में एकाधिकारी क्षेत्र है। भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार रखता है, लेकिन एकाधिकारी कंपनियों द्वारा कोयले का उत्पादन की अक्षमता के कारण या घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने में अभी भी क्या किया जा रहा है, कोयले का आयात किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो देखिए, लाभ का पद को आज तक ना परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं उन सबका पद लाभ का पद नहीं है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो जाता है। लाभ का पद अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 में कई पदों को लाभ के पद के आधार पर कुछ निर्हरता से छूट दे दी जाती है, जैसे कुछ मंत्रियों को छूट दे दी जाती है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है, बिल्कुल 5 बार संशोधित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में वाक्यांश लाभ का पद ये भी पूछता है, ठीक है। 102, 191, 102 और 191 में लाभ के पद का नाम उल्लेखित है, लाभ का पद उल्लेखित है, हालांकि इसे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जाता है। देखिए, इसमें आपको क्या देगा, ठीक है, आपका ध्यान यहाँ पे जनजातीय भूमि जाते ही 5वीं अनुसूची को जाएगा, लेकिन यहाँ पे भूमि सुधार कानून की बात हो रही है, ये भी हमको ध्यान देना है, ठीक है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जाएगा। मतलब अगर किसी जनजातीय भूमि का खनन के लिए जो पक्षकार अगर न्यायालय में जाएंगे तो उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किस आधार पर? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून के आधार पर। 9वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं, ठीक है, उनमें न्यायालयीन हस्तक्षेप प्रतिबंध है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, ठीक है, जिसमें एक भूमि सुधार कानून भी आता है। तो यहाँ पे जनजातीय शब्द देख के अनुसूची 5 में नहीं जाना है, शेड्यूल 5 में, ठीक है। अगला, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रस्तापित किया गया? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जवाहरलाल नेहरू। अगर भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों, ठीक है, पीवीटीजीज के बारे में हम बात हो रही है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजीज स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजीज एकाधिकारिक रूप से अधिसूचित है। पीवीटीजीज इस सूची में इरोलर और कोंडा रेड्डी जातियां शामिल की गई हैं। 95 तो नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। 95 नहीं है, ज़्यादा है, 112 समथिंग है, ठीक है। 75 जनजातीय समूहों को गृह मंत्रालय द्वारा पीवीटीजीज घोषित किया गया था। फिर कुछ स्टेट्स भी अपने अनुसार से घोषित कर रहे थे, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विध प्रतिषेध, निर्बंधन अथवा, यहाँ पे ठीक है,
विशिष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको क्या चुनना है, क्या कौन सी भाषा देखनी है, इंग्लिश भाषा देखनी है, ठीक है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। सही को चुने, गलत चुनना है। अच्छा, सामान्य विधियों में अंतर्विध प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं करती। इसका क्या अर्थ है? पूछ रहा है, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। इसका यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ही बात हो रही है। 142 अनुच्छेद 142 बोला, मतलब यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में देना है। फिर इन सब में बाकी में किसी में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करना पड़ता है। भारत के राज्य की विधानसभा के संदर्भ में है। प्रथम सत्र प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। बिल्कुल सही है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उसे क्या करना पड़ता है? लोकसभा के नियम पारित करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। किसी विधानसभा के पास अगर अपने रूल नहीं है तो वो किसके अनुसार चलेगी? लोकसभा के अनुसार चलेगी। अगला है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का, ठीक है, UNCAC का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। UNCAC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोध लिखित है। राष्ट्र पार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब जो तस्करी होती है ना, तस्करी, उसके लिए ये बोल रहा है, ठीक है, कि एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई है। अगला है, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग देते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर है सी, ठीक है। 2 और 4, मतलब 3 गलत है और 1 गलत है, ठीक है। तो इतना ही था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।